चलिए सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको मेनली सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में अच्छे से समझाया वो थे फ्रेंडलिक। नाम क्या था उनका? फ्रेंडलिक। ठीक, तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म बोलते हैं या इसी को बोल देते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जो भी इनसे रिलेटेड ग्राफ्स हैं, जो इनसे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, अगर सबसे पहले तो आइसोथर्म है मतलब टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरी नहीं कराएंगे। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेंडलिक आइसोथर्म। इससे क्वेश्चंस अक्सर अपने को कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंडलिक ने क्या किया? सबसे पहले तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो अभी हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे वो केवल और केवल फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है। फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो भी इनसे ग्राफ आएंगे वो सब के सब ओनली वैलिड फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, नॉट फॉर केमिकल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए इन्होंने पूरी कहानी समझाई। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में भी हमने देखा है कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर होता है। लेकिन फ्रेंडलिक ने बोला कि हम केवल फर्स्ट लेयर की बात करेंगे, फर्स्ट लेयर के बारे में देखेंगे, नॉट फॉर मल्टी लेयर। जो इन्होंने पूरा कंसंट्रेशन दिया वो फर्स्ट लेयर पे। फर्स्ट लेयर पे क्या फिजिकल एड्सॉर्प्शन फर्स्ट लेयर पे ही होता है? नहीं, मल्टी लेयर होता है। लेकिन जो फ्रेंडलिक बाबा थे उन्होंने ज्यादा उस पर ध्यान दिया। फर्स्ट लेयर पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वो भी यूनिमोलिकुलर लेयर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का जो लेयर होगा वहां पे सिंगल लेयर पे ही इन्होंने अपना फोकस किया। तो सबसे पहले ये ध्यान देना, फ्रेंडलिक आइसोथर्म इज ओनली फॉर एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड सिंगल लेयर। पूरा का पूरा फोकस था सिंगल लेयर। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर x मास ऑफ गैस इज एब्सॉर्ब, x mass of gas is absorbed on m mass of, कहां? एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। इन्होंने बताया कि अगर हम ये मान लें कि जो हमारे पास m मास का पूरा एड्सॉर्बेंट है, वहां पे x मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट, और कौन है एड्सॉर्बेट? गैस, वो एड्सॉर्ब हो रहा है। तो इन्होंने बोला जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाते जाओगे, अब जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल इधर उधर टहल रहे होंगे, जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे जो एड्सॉर्प्शन होगा x/m, x ही तो एड्सॉर्प्शन है, कहां पे? एड्सॉर्बेंट पे। तो जो एड्सॉर्प्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, वो प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा कि अगर हम एक सरफेस को फिक्स कर दें, उसका मास ले लें, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं उसका एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। ये चीजें हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है। तो इन्होंने उसके बारे में अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया और पूरा का पूरा ग्राफ बना के दिया। उन्होंने एक्चुअली में ऐसे बोला कि स्टार्टिंग में जब तुम प्रेशर बढ़ाओ, स्टार्टिंग में पहले मान लो वो ऐसे ही फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऐसे ही चल रहा था 1 एटमॉस्फेयर पे, फिर उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने देखा स्टार्टिंग में इनिशियली क्या हुआ, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे ही एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है। मतलब इनिशियली एट लो प्रेशर रेट, जब हम प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट ही किए हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं किए, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन। स्टार्टिंग में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन, लेकिन जैसे जैसे, या इसको ऐसे बोलो कि जो एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर चल रहा है। कब? स्टार्टिंग। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाता है। लेकिन अब हम जैसे जैसे बहुत ज्यादा, अगर हम, ये तो इनिशियल स्टेट की बात है, और जब हम बोले फाइनली बहुत ज्यादा प्रेशर कर दें, तो जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर कर चुके होते हैं पहले से, बहुत ज्यादा प्रेशर, और उसके बाद हम बहुत प्रेशर बढ़ाना चाहें लो प्रेशर के लिए, तो ये बात हो जाती है। लो प्रेशर के लिए जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन जब हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर, जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उन्होंने देखा कि जब बहुत प्रेशर हो जाता है तो लगभग सारे गैसेस तो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो चुके होंगे।
तो और प्रेशर बढ़ाओगे तो सरफेस पे अब कुछ खाली नहीं है, तो फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब जब तुम एक एक्सटेंट तक प्रेशर बढ़ा दोगे उसके बाद तुम प्रेशर अगर फिर से बढ़ाना चाहोगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। आगे देखा उन्होंने जब हाई प्रेशर होता है तो प्रेशर बढ़ा दो लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो चेंज नहीं होता। मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होल टू द पावर 0। स्टार्टिंग में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन जब मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है हाई प्रेशर उस टाइम पे वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो 2 पॉइंट अभी तक मिले। Initially on increasing the pressure, absorption increases linearly, but at high pressure range, absorption is independent of pressure. High pressure के रेंज में जो absorption होता है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन मिडिल में क्या होगा? एक बिटवीन लो एंड हाई, एक बिटवीन लो एंड हाई प्रेशर, वहां पे क्या होगा? वहां पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उनको वही तो चीज इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होल टू द पावर 1/n। ये n क्या? कुछ कांस्टेंट उन्होंने बना के दिया है। और अगर x/m प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको k बोल देते हैं, प्रेशर होल टू द पावर n, जहां पे k और 1/n ये दोनों ही क्या है? k और 1/n बोथ आर द कांस्टेंट्स which is dependent on the adsorbent and adsorbent। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, इनसे उतना लेना देना अपने को नहीं। तो x/m इक्वल्स टू k प्रेशर होल टू द पावर 1/n। जो 1/n है ना ये वैल्यू, ये 1/n अक्सर जब सॉल्व करने पे आता है ना तो 0.1 से 0.5 के बीच में आता है। अक्सर इन जनरल 0.1 से 0.5 के बीच में, 0.1 भी हो सकता है 0.5 भी हो सकता है, लगभग इसी के बीच में वेरी करता रहता है। ये फैक्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है। और अगर तुम n के बारे में बोलोगे तो n बोलते हैं कि वो n 1 से ज्यादा ही देता है, n 1 से ज्यादा ही देता है। मतलब स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा था प्रेशर, मतलब स्टार्टिंग में एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी बढ़ रहा था, लेकिन फर्दर तुम प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो एब्जॉर्प्शन उतना नहीं बढ़ेगा, तो प्रेशर टू द पावर पॉइंट समथिंग हो जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो घटते घटते कितना हो जाता है? प्रेशर होल टू द पावर 0 हाई प्रेशर रेंज में, घटते घटते मतलब बहुत कम होकर के 0 हो जाता है। n की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहता है। और 1/n के बारे में अगर बात करोगे तो वो 0 से ज्यादा 1 से कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम। देखो 0.1 और 0.5 भी तो 1 से कम ही है, 0 से ज्यादा और 1 के बीच में 1/n लाइक करता है। अब अगर तुम ये ग्राफ देखना चाहो, ये प्रेशर वाला वेरिएशन का ग्राफ कैसे होता है, तो ग्राफ हमारे पास फ्रेडरिक बाबा ने ऐसे कुछ बना के दिया कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन बोले तो x/m, और किसके रिस्पेक्ट में बनाना है? प्रेशर के रिस्पेक्ट में। टेम्परेचर कांस्टेंट करके, टेम्परेचर कांस्टेंट करके। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं लगभग ही लीनियर होता है, लगभग, लेकिन फर्दर जब हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए कर्व जैसा आ जाता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। हाई प्रेशर रेंज, ये हमारे पास लो प्रेशर, जब हमारे पास जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जैसा है। ये हमारे पास मिडिल जैसे जो इंटरमीडिएट प्रेशर के बारे में बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर। और जब हाई प्रेशर होने लगता है, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पे कैसा है? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होल टू द पावर 1/n, और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर से इंडिपेंडेंट। अब तुम प्रेशर बढ़ाते चले जाओ तब भी एब्जॉर्प्शन लगभग कांस्टेंट जैसा होगा। तो ये किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस के एब्जॉर्प्शन का उन्होंने ग्राफ बनाया कि स्टार्टिंग में तो लगभग लीनियरली वेरी करता है, उसके बाद वो थोड़ा कर्व जैसा हो जाता है, और हाई प्रेशर रेंज पे चले जाए तो वो कैसा हो जाता है? स्ट्रेट लाइन जैसा। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन तो घटता है ना। किसका एब्जॉर्प्शन? फिजिकल। केमिकल एब्जॉर्प्शन तो बढ़ता है, लेकिन हम लोग तो आज के लेक्चर में केवल और केवल फिजिकल के बारे में ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्रेडरिक बाबा ने हमें बताया है वो केवल और केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में ही उन्होंने ज्ञान दिया है। तो सोचो अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होगा, तो अगर तुमने T1 टेम्परेचर लिया, T2 टेम्परेचर लिया, T3 टेम्परेचर लिया, T1, T2, T3, तो हमसे कभी कभी ऐसे ग्राफ देकर के पूछ लेता है बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा कौन सा कम। एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाना, एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ।
अगर ये फ्रेंडली इक्वेशन द्वारा हुआ होगा, मतलब फ्रेंडली बाबा ने बताया होगा, तो वो तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कम टेम्परेचर पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ये पक्का लो टेम्परेचर होगा। ये थोड़ा सा है और ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो पाएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा, T1 कम होगा 52 53। टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन कम होता है, खास करके फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ये ग्राफ किसको बता रहा होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन को। ये ग्राफ हमें समझ में आ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में कैसा है, लीनियर जैसा होता है, फिर कर्व जैसा और आगे कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आया? चलिए आगे, अगर तुम इसी वाली इक्वेशन में ले लो लॉग, क्योंकि वो भी ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, x/m इक्वल्स टू k प्रेशर होल टू द पावर 1/n। अगर हम ले ले लॉग, क्वेश्चन सभी इस पे ही आते हैं बहुत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k, ऐसे हो जाएगा। जी हाँ, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा है। क्यों भाई? क्योंकि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं log ऑफ x/m वर्सेस log ऑफ p। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर इसके बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, एग्जाम में ग्राफ बना देता है D2, क्योंकि एनसीईआरटी में बना है। तो देखो स्लोप क्या होगा, x तो है log p जैसा, y है log x/m जैसा, तो स्लोप कितना हो जाएगा इस ग्राफ का? स्लोप कितना? स्लोप बोल दिया करो, स्लोप कितना? m हो जाएगा 1/n, और y एक्सिस इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू log k हो जाएगा। ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ का जो चेहरा होगा log k, सॉरी हमारे पास ये y एक्सिस इंटरसेप्ट हम यहां से हटा देते हैं। जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ए, यहाँ पे log p और यहाँ पे है हमारे पास log ऑफ x/m। क्या पक्का स्ट्रेट लाइन होगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन? ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं। कहां से पास करेगा? थोड़ा सा ऊपर, y एक्सिस इंटरसेप्ट लेकर जाएगा। तो वो कुछ ग्राफ ऐसे आएगा, जहां पे आकर के उस ग्राफ को, उस लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे तो कुछ कटेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा y एक्सिस इंटरसेप्ट, ये वाली हाइट, इसको बोल देंगे log k, और जो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, उसको थीटा बोल दो तो tan थीटा, इसी को स्लोप बोल देते हैं m, इसको बोल दो स्लोप। स्लोप कितना होगा इस लाइन का? 1/n। 1/n कितना होता है? 1/n बिलोंग्स टू 0.1 to 0.5, 0.1 से 0.5 के बीच में होता है, ये ध्यान रखें। कौन? 1/n। तो जो इसका स्लोप आएगा 0.1 से 0.5 के बीच में। अक्सर इसके बारे में लॉग में ग्राफ दिया होगा तो ऐसे ग्राफ आएगा। कभी कभी ग्राफ देकर के हमसे पूछ लेता है कि उन्होंने कुछ स्लोप दे दिया तो हमसे n वैल्यू जानना चाहता है। फ्रेंडली का इसमें हमने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, अगर उसने स्लोप दे दिया तो ठीक, तो अगर उन्होंने स्लोप दे दिया तो, और स्लोप अक्सर जो भी देगा वो 0.1 से 0.5 के बीच में रहेगा। अगर उन्होंने थीटा बता दिया तो हमें 1/n tan थीटा इक्वल्स टू 1/n, n सॉल्व कर लेंगे। y एक्सिस इंटरसेप्ट बता दिया तो जो फ्रेंडली का आइसोथर्म में जो कांस्टेंट k है वो बता सकते हैं। एड्सॉर्प्शन, log ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्वल्स और log p के बीच में ये ग्राफ, ये किसने बताया? फ्रेंडली का आइसोथर्म। फ्रेंडली का आइसोथर्म किसके लिए वैलिड है? ओनली वैलिड फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही वैलिड है, और केवल सिंगल लेयर को लेकर उन्होंने चला है, और टेम्परेचर के साथ साथ जैसे बढ़ाते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन घटता रहता है, इसीलिए इनके ग्राफ में भी जो x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो नीचे आता रहता है। तो वो ग्राफ और लॉग का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंडली आइसोथर्म में log x/m वर्सेस log p का ग्राफ क्या होता है? 4 ऑप्शन उल्टा सीधा बना के दे सकता है, ये ग्राफ अच्छा है, ये ग्राफ ध्यान रखना है। फ्रेंडली आइसोथर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना ठीक। तो ये लेक्चर नंबर 3 बहुत छोटा सा है, कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में देखेंगे कैटलिस्ट के बारे में, उसमें मैं दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि कैटलिस्ट के बारे में एनसीईआरटी में कुछ थ्योरीज है, उसी को मैं डिस्कस कर दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए फिर मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही है। ऐसे तो सब चीज आज ही मिल रहा है तुम्हें। चले आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।